नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना हालिया तो नहीं है, न बहुत पुरानी है। सिर्फ 7-8 महीने पहले की बात है। तारीख थी 2 नवंबर 2021। जिला था भोपाल, राजधानी मध्य प्रदेश की। भोपाल में एक थाना है रतिबड़ थाना, भोपाल जनपद का। उस थाना क्षेत्र में एक समसगढ़ का जंगल है। सुदेश तिवारी जो इंस्पेक्टर हैं रतिबड़ थाने के, वो अपने थाने पर बैठे हुए अपना दैनिक कामकाज निपटा रहे थे। 14 नवंबर 2021 की दोपहर में करीब 2 बजे किसी का फोन आया। कोई उनका शुभचिंतक या जानने वाला था, जिसने सुधीर तिवारी को यह बताया कि समसगढ़ के जंगल में एक नग्न महिला की पुरानी लाश और उसके ठीक बगल में एक बहुत छोटे बच्चे की लाश पड़ी है। छोटे बच्चे की लाश को कई जगह से जंगली जानवरों ने नोच लिया है। चेहरा, आंख, नाक और कान ये गायब है। सूचना गंभीर थी। रतिगढ़ थाने से सुदेश तिवारी ने फौरन एक गाड़ी से पूरी टीम मौके पर इस सूचना को वेरीफाई करने के लिए भेजी। फोर्स जब समसगढ़ के जंगल में पहुंची तो उसने देखा सूचना बिल्कुल सही है। एक महिला पूरी तरह नग्न, उसके सारे कपड़े उसके शरीर के बगल में रखे हुए और एक छोटा बच्चा उसके ठीक पास पड़ा हुआ, जिसके नाजुक अंगों को जंगली जानवरों ने नोच डाला था। थाना इंचार्ज यानी थाना प्रभारी यानी थाना अध्यक्ष यानी प्रभारी निरीक्षक रतिबड़ सभी मौके पर पहुंच गए। गांव से लोगों को बुलाया गया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन शव इतनी बुरी तरह से सड़ा गला था कि पहचान मुश्किल हो रही थी। पहचानने के सारे तरीके जब फेल हो गए तो बॉडी को पंचायतनामा करके, सील बंद करके हमीदिया में पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम हाउस हमीदिया में है, वहां पर भेज दिया गया। पुलिस ने फौरन इन 2 अज्ञात लाशों के लिए वायरलेस सिस्टम पर जाकर जिले के सभी थानों और रेंज के सभी थानों को इत्तिला की। यह कहा कि अगर कहीं पर मां और बच्चे दोनों की गुमशुदगी लिखी हुई हो तो वो थाने से फौरन संपर्क करें। लाश कम से कम 7-8 दिन पुरानी थी। हालांकि लाश के कितनी पुरानी है, इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया जा रहा था। पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में ही इस तरह की किसी सूचना के लिए अपने लोगों को इस बात के लिए लगाया कि देखिए, कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन, कोई दरखास्त, कोई शिकायती प्रार्थना पत्र इस तरह का तो नहीं आया है जिसमें मां बेटे के गुमशुदा होने या उनके गायब होने का जिक्र हो। पता करते करते थाना के स्टाफ ने बताया कि साहब, मां बेटे के जिक्र की एक एप्लीकेशन तो है, लेकिन वो गाली गलौज से संबंधित है। एप्लीकेशन निकाली गई। सुदेश तिवारी ने एप्लीकेशन को पढ़ा। एप्लीकेशन देने वाले व्यक्ति ने अपना नाम राधेश्याम और पता उन्हीं के थाना क्षेत्र की एक जगह का लिखा था। उसमें यह लिखा था कि कोई व्यक्ति फला टेलीफोन नंबर से
बार बार मुझे टेलीफोन करके ये कह रहा है कि मेरी पत्नी और मेरा मेरा बेटा कहाँ है बताओ। मेरे ये कहने पे कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारी पत्नी और बेटा तुम्हारा कहाँ पर है, तो उसने बताया कि दिवाली से ठीक पहले इसी फ़ोन नंबर से मेरी पत्नी ने मुझे ये बताया था कि वो अपने मायके भोपाल पहुंच गई है। तुम्हारा फ़ोन था, इसलिए तुमको बताना पड़ेगा कि मेरी पत्नी और बच्चा कहाँ है। राधेश्याम ने लिखा कि मैं कतई इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहा था कि मेरे फ़ोन से कब किसने इसको फ़ोन किया होगा। 7-8 बार फ़ोन करने के बाद उस व्यक्ति ने राधेश्याम से गाली गलौज शुरू कर दी और ये कहा कि अगर मेरी पत्नी बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। ये बात सुनते ही राधेश्याम डर गया। उसने अपने थाने रातीबढ़ में जाकर ये एप्लीकेशन दी कि इस नंबर से कोई बार बार ये कह रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। एप्लीकेशन पढ़ते ही सुदेश तिवारी को ये लगा कि इसमें भी माँ और बेटे का जिक्र है, हो सकता है इससे हमें कोई क्लू मिले। जिस नंबर का जिक्र राधेश्याम ने अपने उस शिकायती प्रार्थना पत्र में दिया था, उस नंबर को सुदेश तिवारी ने मिलाया। उधर से एक युवक ने फोन उठाया। सुदेश तिवारी ने बताया कि मैं टीआई हूं रतीबढ़ थाने में। एक एप्लीकेशन में इस नंबर का जिक्र था। जो एप्लीकेशन थी उनका नाम राधेश्याम था और उनका नंबर ये है। शिकायत ये है कि आप उससे अपनी पत्नी और बेटे के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। न बताने पर आपने उसे जान से मारने की धमकी दी है। उधर जो युवक था उसने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल मैंने कहा है। दिवाली से 1 या 2 दिन पहले इसी फोन नंबर से मेरी पत्नी ने मुझसे बात की थी। और सिर्फ इसलिए बात की थी कि मेरा फोन मेरे पास नहीं है। मैं सकुशल बहन के यहां पहुंच गई हूं, ये बताना था तुमको, इसलिए मैं फोन कर रही हूं। उसके बाद से मेरी पत्नी से मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ है। मैं इसीलिए बार बार इस टेलीफोन नंबर को डायल कर रहा था, उठाने वाले से ये पूछ रहा था। सुदेश तिवारी ने फौरन उस शव की फोटो, महिला और बच्चे की, उसको भेजी, व्हाट्सएप किया और उससे कहा कि क्या तुम इन दोनों को पहचानते हो? ऐसा तो नहीं ये तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा हो? उस व्यक्ति ने देखा, बहुत देर देखने के बाद उसने ये कहा कि साहब इसमें पहचानने लायक कुछ नहीं है। मैं ना तो ये कह सकता हूं कि ये मेरी पत्नी और बेटा है, न ये कह सकता हूं कि ये मेरी पत्नी और बेटा नहीं है। बेटे का तो पूरा चेहरा ही नहीं है, मैं कैसे बता दूं? और पत्नी की चेहरे पे भी कई जगह कटे फटे का निशान है, जानवरों ने ऐसा लगता है नोच लिया है। और इतनी बुरी तरह से इसमें कीड़े पड़ गए हैं कि मैं देख के नहीं पहचान पाऊंगा। पुलिस मायूस हुई। पुलिस को लगा कि इस शिकायती प्रार्थना पत्र से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। फिर अचानक सुदेश ने यह बताया है कि मुझे यह लगा कि मुझे राधेश्याम से भी बात करनी चाहिए। राधेश्याम को फोन मिलाया गया और उससे कहा गया कि आपके फोन से एक महिला और उसका एक छोटा सा बेटा था जिसने अपने पति से बात की थी। तब राधेश्याम ने कहा कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तब भी मैं भी बहुत दिमाग लगा रहा था। उसकी एक बहन मेरे मोहल्ले में कहीं रहती है, आते जाते कभी कभार वो नमस्कार दुआ सलाम करती है। उस दिन भी वो आते जाते उसने मुझसे ये कहा
कि भैया जरा अपना फ़ोन दे दीजिएगा, मेरी बहन को अपने पति से बात करनी है। मैंने सहर्ष वो फ़ोन दे दिया और मेरे सामने ही उस महिला ने अपने पति को ये बताया कि वो बहन के यहाँ पहुंच गई है। पुलिस ने राधेश्याम से कहा कि आपने चूंकि सबसे नज़दीक यानी 6-7 दिन के भीतर ही उसे देखा है, तो आप कृपा करके मेरे साथ मॉर्चरी तक चलिए। आप उसके शरीर को, उसकी कदकाठी को, बच्चे की कदकाठी को देखकर क्या आप ये बता सकते हैं कि वो वही तो नहीं है? पुलिस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गुमशुदगी में या जो महिला और बच्चा जो उसकी हुलिया बताई गई थी, शव से वो हुलिया मिलती थी। फ़ोन करने की टाइमिंग, फ़ोन करने वाले की टाइमिंग, फ़ोन सुनने वाले की टाइमिंग, पति की टाइमिंग, ये सब एक जैसी मिल रही थी। पुलिस को ये लग रहा था कि हो न हो ये यही है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पर है। बहरहाल राधेश्याम मॉर्चरी गया। उसने देखते ही बताया कि ये वही महिला है जिससे उसकी बहन ने अपने पति से बात कराई थी, और ये बच्चा भी लगभग उसी उसका है, लेकिन चूंकि कपड़ा न इसके शरीर पर है न उसके शरीर पर है, साड़ी उसे दिखाई गई जो बॉडी के पास पड़ी थी। तो उसने रिकलेक्ट करके बताया कि बात आपकी थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही है, ये महिला वही है। उसके पहचानने के बाद उसके पति को, जो बार बार राधेश्याम से टेलीफोन करके झगड़ा कर रहा था कि मेरी पत्नी और बेटे के बारे में बताइए, उसको भी बुलाया गया। मॉर्चरी में उसको भी दोनों शव दिखाए गए। उसने भी पहचान लिया। जब उसने भी पहचान लिया कि वही है, तो उससे पूछा गया कि इसकी बड़ी बहन कहाँ रहती है। उसने कहा चलिए हम आपको घर दिखा देते हैं। पुलिस पति के साथ बड़ी बहन के घर गई और बड़ी बहन मिल गई। बड़ी बहन को थाने पर पूछताछ के लिए लाया गया। उससे कहा गया कि ये क्यों तुम्हारे घर गई, क्यों नहीं ये अपने घर गई, और कैसे तुम्हारे यहां आई, और क्यों तुमने इसके पति से इसकी बात, क्या बात सोचकर राधेश्याम के फोन से कराई थी। पहले तो वो इधर उधर के किस्से कहानी बताती रही, लेकिन चूंकि उसको इस घटना की पूरी जानकारी थी, इसलिए उसने फिर बताना शुरू किया। उसने ये बताया कि करीब 1.5 साल पहले मेरी बहन ने भाग के एक गैर बिरादरी के लड़के से शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद उसने घर परिवार से कोई रिश्ता नाता नहीं रखा। न ही घर परिवार में मां, बाप, भाई या मैंने उससे किसी तरह का संपर्क किया, क्योंकि जिस बिरादरी के लड़के के साथ वो गई थी, उसको लेकर हमें अपने परिवार और बिरादरी में बहुत अपमानित किया जा रहा था। अचानक मैंने अपने भाई से ये कहा कि दिवाली का दिन है, पिछली दिवाली में वो प्रेग्नेंट थी, दिवाली का दिन है, तुम इसको लेकर मेरे यहां आ जाओ, वो दिवाली यहीं पर मनाए। भाई ने कहा कि मैं वहां उसके घर पर नहीं जा सकता, क्योंकि वहां उसका पति होगा, मुझसे मारपीट हो जाएगी। फिर तय हुआ कि बाजार में कहीं भाई जाकर रुकेगा, वहां से फोन करेगा, बहन उसकी निकलकर बच्चे को लेकर आएगी और वो दोनों फिर बहन के यहां आ जाएंगे। बात यही तय हो गई। वो गया, घर से दूर कहीं बाजार से फोन किया, बहन और भांजा दोनों वहां तक आ गए। उनको लेकर वो बहन के यहां, अपनी बड़ी बहन के यहां आ गया। बड़ी बहन के यहां पहुंचते ही उसका पर्स और मोबाइल गायब हो गया। बाद में पति ने यह आरोपित किया था कि भाई ने ही उसका मोबाइल
और उसका बैग गायब किया था। इसीलिए वो अपने पति को वहां पहुंचने की बात नहीं बता पा रही थी और इसीलिए बड़ी बहन ने राधे श्याम का फोन लेकर उसको बताया था। बड़ी बहन आगे बताती है कि यहां पहुंचते ही उसके बेटे को निमोनिया हो गया और दिवाली की रात में ही उसके बेटे की मौत हो गई। हम दोनों बहनें बहुत परेशान थे। हमने अपने पिता को बताया कि 6 महीने के उसके बेटे की निमोनिया से मौत हो गई। बाप परेशान हुए कि उसके नाती 6 महीने के नाती की मृत्यु हो गई। बाप और भाई दोनों बड़ी लड़की के घर आ गए। मातम पुरसी की रोना गाना जो होता है वो शुरू हुआ। इसके बाद बाप ने कहा कि अब रोने गाने से कोई फायदा नहीं, चल के इसे जंगल में दफना देते हैं। 6 महीने का है और दूसरा अंतिम संस्कार की दूसरी क्रिया नहीं की जा सकती। उसकी मां ने कहा हम भी चलेंगे। बड़ी बहन ने कहा कि दफनाते समय, जलाते समय, अंतिम संस्कार करते समय महिलाएं नहीं जाती हैं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम मेरे साथ यहीं घर पे रहो, ये पिताजी और भाई जाके दफना के चले आएंगे। इस पर बाप ने कहा, लड़की के बाप ने, कि क्या हर्ज है, इसका बेटा है, पहला बच्चा है, 6 महीने का था, अचानक छोड़ के चला गया है। ये चल के कम से कम इसे दिली संतोष होगा कि इसके सामने ही बच्चे को दफना दिया गया, इसको चलने दो। बेटा, बेटी, बाप और वो 6 महीने का बच्चा घर से निकले। जंगल, समसगढ़ का जंगल इनके घर से थोड़ा दूर है। बिल्किसगंज शायद इनका रिहायशी इलाका था। बहरहाल वहां से ये जानबूझकर बाप जंगल में बिल्कुल भीतर तक चला गया। बेटे का शव, बच्चे का यानी 6 महीने के बच्चे का शव उसने हाथ में रखा था। शव को उसने जमीन पर रख दिया और फिर अपनी बेटी से कहा, कि तुमको इतनी आग लगी हुई थी कि गैर बिरादरी के लड़के के साथ भाग गई, तुम्हें शर्म नहीं आई? हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं, हम घर के बाहर निकलते नहीं हैं, समाज में मेरी थू थू हो रही है जब से तू उसके साथ भागी है। तभी उसने अपनी बेटी को जमीन पर गिरा दिया, उसके मुंह में साड़ी का पल्लू ठूस दिया और यह कहा कि तू जिस वजह से उसके साथ भाग गई थी, मैं तेरी वही इच्छा पूरी कर दूंगा। बेटे से कहा कि तुम बच्चे की लाश को लेके थोड़ा दूर जाओ। और फिर उसने, बाप ने अपनी 25 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद साड़ी से ही उसकी गर्दन कस के उसकी हत्या कर दी। जिस समय हत्या की, शरीर पर कोई कपड़ा, कोई वस्त्र नहीं था। लड़का बच्चे के शव को लेकर दूर खड़ा था। बाप ने आवाज लगाई और कहा कि इस कुलच्छनी लड़के को उस बच्चलन बेटी की बॉडी के पास रख के चले आओ। हमने अपना काम कर लिया, हम घर चलेंगे। यह कह के बाप वहां से चलने लगा। बेटा वो शव लेकर अपनी बहन के शव के पास गया, उसने उसके पास रखा और पूरी तरह से नग्न उस मर चुकी बहन के साथ उसने यौन छेड़छाड़ शुरू कर दी।
थोड़ी देर बाद उसके बाप ने आवाज लगाई। फिर वो भागकर अपने बाप के साथ घर चला गया। घर पहुंचने पर बड़ी बहन ने पूछा कि कहाँ गई वो छोटी वाली। बाप ने कहा, मैंने उसको मार दिया, मेरे सिर से बोझ उतर गया, मैं अपमान की वजह से समाज में सर नहीं उठा पा रहा था। आईओ सुदेश तिवारी ने अपना काम पूरा किया और बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पीएम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महिला के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई। वेजिनल स्वैप्स के जो स्लाइड्स बनाए गए उसमें 2 प्रकार के स्पर्म पाए गए। उनका डीएनए परीक्षण भी हुआ और ये डीएनए परीक्षण बाप बेटे के डीएनए से मिल गया। सुदेश तिवारी ने सारे फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए और उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और एविडेंस सारे इनकॉर्पोरेट करके मुकदमे में चार्जशीट लगा दी। आज की घटना, अपनी ही बेटी के साथ एक बाप ने और अपनी ही सगी बहन के साथ एक भाई ने जो किया उसकी कल्पना भी सभ्य समाज का कोई भी आदमी नहीं कर सकता, कल्पना ही नहीं कर सकता। लड़की की गलती सिर्फ इतनी कि उसने अपनी मनमर्जी से एक युवक से शादी कर ली जो इत्तेफाक से गैर बिरादरी का था, दूसरी बिरादरी का था, पर शादी के बाद वो सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। पति पत्नी खुश थे, 6 महीने का एक बेटा भी था। सामान्य रूप से जब मैं किसी अपराध के बारे में आपको बताता हूं तो उस अपराध को सही सही सच सच उसी अपराध की टर्मिनोलॉजी में बता देता हूं। आज की घटना में बाप ने जो किया वो भी मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, लेकिन भाई ने जो किया उसको बताने में मेरी जुबान रुक गई, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि इस तरह का अपराध, इस तरह का वर्ताव, इस तरह का क्रिमिनल बिहेवियर मैंने भी बहुत कम देखे हैं अपने 34 साल की पुलिस सेवा में। कह नहीं पाया मैं आपको कि उस लड़के ने अपनी बहन के शव के साथ क्या किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात आई थी वो मैंने जरूर आपको बता दी, समझ आप भी गए होंगे। जुबान इसलिए रुकी कि कोई भाई ऐसा कैसे सोच सकता है कि अपनी सगी बहन के शव के साथ वो ऐसा कृत्य करे जिसको बताने वाले की भी, सुनने वाले की भी रूह कांप जाए। और सिर्फ गुस्सा किस बात का? गुस्सा इस बात का कि समाज के वही 4 लोग सिर उठाकर नहीं चलने दे रहे हैं, वही 4 लोग अपमान कर रहे हैं, वही 4 लोग ताने मार रहे हैं, वही 4 लोग आते जाते शब्द बाण चला रहे हैं। यहां लड़की से भी कुछ गलती हुई। जब उसको पता था कि उसके मां, बाप, भाई, बहन सब उससे इस कदर नाराज हैं कि उससे बात करना भी पसंद नहीं करते। उसे बेटा हुआ, उसकी बधाई देने की भी जहमत किसी ने नहीं उठाई। अस्पताल में उसे देखने के लिए भी कोई नहीं आया। इतनी कड़वाहट हो गई थी आपस में सिर्फ इसलिए कि गैर बिरादरी के लड़के से शादी करके भाग गई थी। ऐसे में उसे अपनी बहन के यहां भी नहीं जाना चाहिए था। जाना तब चाहिए जब सब कुछ सामान्य हो जाए, गुस्सा शांत हो जाए, 2-4 लोग बीच में पड़े,
ताकि कोई अनर्थ न हो सके। किस्सा कोई परिवार के लोगों से आग्रह है कि ऐसी परिस्थितियों में जहां बहुत विपरीत माहौल है, जहां माहौल सौहार्दपूर्ण नहीं है, रिश्तों की बात कर रहा हूं मैं, वहां जाने से बचें। किसी तरह का जाल अगर आपको फंसाने के लिए फेंका गया है, उससे बचें। पति ने बताया कि वो मुझे भी अपने साथ मायके ले जाने की जिद कर रही थी। मुझे पता था कि मुझे देखते ही मेरे ऊपर ये लोग जरूर हमला करेंगे और ये भी हो सकता है कि मुझे जान से मार दें। मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई थी कि भाई मैं तो किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें अपने भाई और बड़ी बहन पे भरोसा है तो तुम जा सकती हो। मैंने पूरी कोशिश की थी ये मना करने की कि वहां अभी माहौल बहुत अच्छा नहीं है, जाओगी जान से हाथ धो बैठोगी, लेकिन वो नहीं मानी कि नहीं, बहन ने भाई को भिजवा के यही कह के बुलाया है कि तुम बाप के पास मत जाना, तुम मेरे यहां रहो, मेरी बहन हो। लेकिन वो इस जाल में फंस गई। लिहाजा यही आग्रह है कि इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में आप कभी मत जाएं, रिश्ता चाहे जो हो। और अगर जाएं तो सावधानी पूर्वक जाएं, बीच के 2-4 लोगों को साथ लेकर जाएं। ये सोच कर जाएं कि आपके साथ गलत व्यवहार भी हो सकता है। यही मेरा बार बार आग्रह है, वरना जो बाप बेटों ने किया उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। पाप सा लगता है इसे सोचना भी, और जुबान से कहना तो और बड़ा पाप महसूस कर रहा हूं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।